साल था 2004 और तारीख 10 अक्टूबर की सुबह। गोई नाम के एक छोटे से गांव में लोग अभी सोकर उठे ही थे कि उन्हें अपने घर के बाहर चारों ओर काला पानी दिखाई पड़ता है। पहले तो लोग इसे आम गंदा पानी समझ बैठते हैं, लेकिन ध्यान देने पर समझ आता है कि रॉयल डच शेल की पाइपलाइन से ये लिक्विड बाहर आ रहा है। उन्हें शक होता है कि शायद पाइपलाइन से क्रूड ऑयल लीक कर रहा है, लेकिन जब तक वो इसे कंफर्म करते तब तक ये लिक्विड नदियों से लेकर खेत खलियान और जंगलों तक फैल जाता है। एक तरफ जंगल जलने लगते हैं, दूसरी तरफ लोगों के पीने का पानी जहर तक बन जाता है। जंगली जानवरों को तो भूल ही चाहिए, क्योंकि कई लोग तो सीधे सीधे कैंसर के मरीज बन जाते हैं। अफसोस, दुनिया जहान में हर कोई केवल इस बर्बादी का चुपचाप केवल तमाशा देखता रहता है, और इसे फैलाने वाले कल्प्रिट बिलियन डॉलर्स कमाकर आज भी आजाद घूम रहे हैं। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर ये कहानी किस देश की है और इसे इस तरह बर्बाद करने वाले लोग कौन हैं और क्यों उन कल्प्रिट्स को आज तक सजा नहीं मिल पाई है। Thousands of people in Nigeria's Niger Delta region. Oil giant Shell to pay compensation to a group of Nigerian farmers. The Niger Delta is at the heart of Nigeria's oil industry. Nigeria and its oil wealth. Well, that is a complicated story. ये कहानी है अफ्रीका के देश नाइजीरिया की, जो आज के दिन तक भी गरीबी, भुखमरी और बीमारियों की चपेट से निकल नहीं पाया है। बेइंतहा रिसोर्सेस, नेचर और लैंड होने के बावजूद भी नाइजीरिया की हालत कुछ ऐसी है कि यहाँ एक बड़ी आबादी बेरोजगार है। 88 मिलियन से ज्यादा लोग पॉवर्टी के नीचे रह रहे हैं, और इस देश को इस हाल में पहुंचाने के लिए जो कंपनी जिम्मेदार है वो है दी शेल। इस कल्प्रिट को मॉडर्न ईस्ट इंडिया कंपनी भी कह दें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि नाइजीरिया में इसकी भी वही पकड़ थी जो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में हुआ करती थी। इसने भी नाइजीरिया के रिसोर्सेज को उसी तरह एक्सप्लॉइट किया और लाखों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। मगर शेल कंपनी ने ये सब किया कैसे, ये जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो ये बात है 1833 की, जब यूके में सैमुअल नाम के एक बड़े बिजनेसमैन हुए। इन्होंने ही सबसे पहले दी शेल कंपनी की नींव रखी। तब वो इस कंपनी में सी शेल्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे, लेकिन जब वो गुजर गए तो ये सारा बिजनेस उनके बच्चों के हाथों में आ गया, और उन्होंने ही इस बिजनेस को सी शेल से मिट्टी के तेल की तरफ शिफ्ट कर लिया। स्पेसिफिकली इस काम को उनके बड़े बेटे मार्कस ने पकड़ा, और तब के जमाने में तेल को लाने के शिप्स का इस्तेमाल होता था, जिसमें बैरल्स में भर के तेल को शहरों तक लाया जाता था। कभी कभी इसी प्रोसेस में तेल लीक होकर समंदर में ही गिर ही जाता था, जिससे लाखों का नुकसान होता था। लेकिन मार्कस ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल लिया, जिसके तहत समुद्री पोर्ट पर बड़े बड़े टैंकर्स डेवलप किए गए, और इससे अब तेल कई दूसरे एशियन नेशन में आसानी से ले जाया जा सकता था। इसी के चलते 1852 में यूरोप और एशिया की ऑयल सप्लाई एक दूसरे से कनेक्ट हो पाई, और इससे मार्कस ने मोटा मुनाफा कमाया। लेकिन एक मसला अभी भी था, और वो था ऑयल की अवेलेबिलिटी का। दरअसल उस दौर में दुनिया में एक कंपनी थी जो ऑयल सप्लाई करती थी, और यही कंपनी यूरोप तक तेल पहुंचा रही थी। इसका नाम था स्टैंडर्ड ऑयल। मगर मार्कस ने सोचा क्यों ना वो भी एक ऐसी फुल फ्लेज्ड कंपनी चलाए जो दुनिया भर में ऑयल सप्लाई करे। हालांकि ऐसा करना एक रिस्की जरूर काम था, लेकिन मार्कस ने सारे रिस्क लिए और ले देकर 1907 में अपनी ऑयल ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। मार्कस जानते थे कि स्टैंडर्ड ऑयल को चैलेंज करना इजी नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि दुनिया भर में तब तेल की डिमांड तेजी से बढ़ रही थी, और इसी का फायदा ये हुआ कि शेल जल्द ही दुनिया की ऑयल सप्लाई करने वाली टॉप कंपनी बन गई। आलम तो ये था कि ऑयल की जब भी बात आती थी तो पहला जिक्र शेल का ही होता था। जाहिर था कि जितनी तेजी से इसका नाम आगे बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से तेल की डिमांड भी बढ़ रही थी, और इसे पूरा करने में सबसे बड़ा मसला ये था कि ऑयल की सप्लाई को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। ये रिसोर्सेज लिमिटेड और इनके प्रोडक्शन को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता था। ऐसे में शेल को तलाश थी एक ऐसे देश की जहां ऑयल का बहुत बड़ा भंडार हो, और वो इस भंडार को अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट कर सके। जाहिर था कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में तो वो ये नहीं ट्राई कर सकते थे, क्योंकि ये देश अपने तेल के कुओं को लेकर न केवल प्रोटेक्टिव थे, बल्कि किसी बाहरी कंपनी को इस इंडस्ट्री में घुसने भी नहीं देते थे। इन्हीं सब के बीच मार्कस की नजर पड़ी नाइजीरिया पर। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बसे इस देश में न केवल तेल के बड़े बड़े रिजर्व थे, बल्कि ये काफी गरीब भी था, और यहाँ करप्शन भी तेजी से बढ़ रहा था। जाहिर था कि ऐसे लोगों को जरा से पैसे देकर एक्सप्लॉइट किया जा सकता था। इसलिए शेल के मालिक मार्कस ने मन बना लिया कि वो नाइजीरिया को ही अपने ऑयल बिजनेस का हब बनाएगा।
1940 में शेल ने नाइजीरिया में अपना प्लांट लगा भी लिया और फिर उन्होंने इसे एक्सप्लॉइट करने का फिर वो गंदा खेल खेला जिसकी चपेट में आकर लोग सड़कों पर भी रहने लायक नहीं बचे। दरअसल हुआ ये कि द शेल के टॉप क्लास ऑफिशियल्स ने पहले नाइजीरिया के गवर्नमेंट को अपने सपोर्ट में लिया। इसके लिए उन्होंने नाइजीरियन गवर्नमेंट को पार्टनरशिप ऑफर की, एक बड़ा मुनाफा भी उन्हें दिया ताकि वो भी पैसे के लोभ में मोहित होकर चुपचाप साइड में बैठ जाएं और शेल को अपने मन चाहे ढंग से ऑयल रिजर्व को कंट्रोल करने दें। आगे हुआ भी ऐसा ही। शेल ने नाइजीरिया में इतनी लापरवाही से तेल निकालना शुरू कर दिया कि आसपास के खेत खलियान तबाह होने लगे, कई नहरें बर्बाद हो गईं और लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं बचा। कमाल की बात तो ये थी कि इन सब में नाइजीरिया की सरकार चुपचाप इस तमाशे को सपोर्ट करती रही क्योंकि उनकी जेब तो बिलियन डॉलर्स की कमाई से वैसे भी गर्म हो चुकी थी, पर इसका हर्जाना आम लोगों को भुगतना पड़ रहा था जो धीरे धीरे बीमार पड़ रहे थे। खेत में काम करने वाले किसानों का हाल तो ये था कि उनके खेतों में तेल से पॉइजन वाटर पहुंच रहा था जिससे फसलें खराब हो रही थीं और अगर गलती से उनसे छोटी सी माचिस भी जल गई तो तेल के चलते पूरा का पूरा खेत जलकर राख हो जाता था। दूसरी तरफ नाइजीरिया की नदियों में पानी कम और तेल ज्यादा था और इसी पानी को पीने की वजह से लोगों में कैंसर तेजी से फैल रहा था। और कैंसर ही नहीं बल्कि न्यू बॉर्न बेबीज भी ऐसी बीमारी के साथ पैदा हो रहे थे जो किसी ने सुनी तक नहीं थी। एक तरफ जहां मौत का ये तांडव चल ही रहा था तो दूसरी तरफ नाइजीरिया के लोगों ने इसके खिलाफ बगावत की आवाज को बुलंद कर दिया। वो शेल की इस करतूत के खिलाफ सड़कों पर आ गए, लेकिन ये उनकी बदकिस्मती कहें या गरीब होने के साइड इफेक्ट्स कि उनकी आवाज को बुरी तरह दबा दिया गया। लोगों को शांत करने के लिए आर्मी को प्रोटेस्ट में उतारा गया और निहत्थे लोगों पर गोलियां तक चला दी गईं। ले देकर इन सारे प्रोटेस्ट में 80 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 600 से भी ज्यादा घरों को आग लगाकर बर्बाद कर दिया गया। अब ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये साफ पानी और तेल से मुक्त खेतों की मांग कर रहे थे। जरा सोचिए, सिर्फ बेसिक नीड के लिए भी जब लोगों को इस तरह दबा दिया जाए तो उस देश का क्या ही होगा। ऑफ कोर्स वो गर्त में ही जाएगा और यही नाइजीरिया के साथ भी हुआ। एक तरफ देश दिन ब दिन बर्बाद होता गया, वहीं दूसरी तरफ शेल को इससे 1% भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो उल्टा एक और पाइपलाइन बिछाने की तैयारी में जुट गया। अब वो ऐसा कर पाया या नहीं, ये बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वीडियो कोलैबोरेट की गई है आर्टेरियम के साथ, जो आपके लिए लेकर आया है रामलला के मनमोहक मूर्ति रूप को। जी हाँ, जो आपके दुख को दूर कर देगा और आपको मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने का साहस देगा। अगर आप भी रामलला की भक्ति में रंग कर अपना जीवन सार्थक करना चाहते हैं तो रामलला को घर ले आएं। इसका परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और 10% डिस्काउंट लेने के लिए आप मिस्टिका 10 कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए अब कहानी पर आगे बढ़ते हैं। तो शेल्स ने नाइजीरिया के गवर्नमेंट और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को इस कदर खोखला कर दिया था कि जब कभी नाइजीरियन लोग इस कंपनी के खिलाफ आवाज उठाते तो वहां की मिलिट्री भी आम लोगों पर ओपन फायरिंग करने से पीछे नहीं रहती। और ऐसा वो इसलिए करती क्योंकि उन्हें भी शेल ने मोटी रकम देकर शांत कर रखा था। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम में हर कोई बिक चुका था साहब। लेकिन एक आदमी था जो ना तो गवर्नमेंट से डरता था और ना ही शेल के पैसों का उसको लालच था। ये था केन सारो वाइवा। केन एक राइटर और एक्टिविस्ट था जिसने शेल की ताकत के नीचे चुप रहना ठीक नहीं समझा, इसलिए उसने एक जबरदस्त मूवमेंट चलाना शुरू कर दिया और 1993 में उसने हॉस्पिटल, कॉलेजेस और स्कूल्स तक से लोगों को इकट्ठा किया। यहाँ लोगों को उसने बताया कि कैसे शेल उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। धीरे धीरे बड़ी तादाद में लोग केन को ज्वाइन करने लगे। उन्हें समझ आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है और शेल कंपनी किस तरह उनके देश को लूट रही है। इन लोगों का अब एक ही मिशन था और वो ये कि शेल को नाइजीरिया से उखाड़ फेंका जाए। अब तो इन लोगों के पास केन का भी साथ था, इसलिए उन्होंने शेल को चैलेंज किया। जब शेल को लगा कि उनके खिलाफ विरोध की आंधी तेजी से बढ़ रही है तो उन्होंने केन को मुंह मांगी कीमत देकर खरीदना चाहा, मगर ना तो केन झुकने को तैयार था और ना ही लोग। ले देकर इन लोगों ने तो शेल के ऑपरेशंस तक रोकने शुरू कर दिए। इसमें प्लांट पर काम करने वाले इंजीनियर्स को डराया धमकाया जाता, तेल ले जा रहे टैंकर्स को रोका जाता। जब ऐसे इंसिडेंट्स हद से ज्यादा होने लगे तो शेल कंपनी ने केन को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। जाहिर था कि कोई पहली बार इतनी पावरफुल कंपनी के रास्ते में आ रहा था और उनके प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहा था, इसलिए कंपनी ने केन को मरवाने के लिए एक चाल चली, जिसके तहत उन्होंने केन के गांव के 4 लोकल चीफ्स को बेदर्दी से मार दिया और इसका इल्जाम सीधा सीधा केन पर डाल दिया।
हालांकि जिस दिन ये मर्डर हुआ उस दिन केन गांव में नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ गांव वालों को रिश्वत देकर ये गवाही देने के लिए मजबूर किया कि ये सब कुछ किसका किया धरा है। गांव वाले भी मान गए और इसका रिजल्ट ये निकला कि केन और उसके साथियों को मौत की सजा सुना दी गई। इससे मैसेज साफ था कि जो भी शेल के रास्ते में आएगा उसका काम तमाम हो जाएगा। केन और उसके साथी तो दुनिया से चले गए, लेकिन नाइजीरिया में शेल के दबदबे में कोई कमी नहीं आई। इसके खिलाफ हालांकि केन के साथियों के परिवार ने नीदरलैंड में केस भी किया, लेकिन किस्मत तो देखिए साहब, शेल को इस घटना के लिए सिर्फ आधा कसूरवार ठहराया गया। हालांकि 5 लोगों ने आकर कबूल किया कि उन्होंने शेल के कहने पर ही केन के खिलाफ झूठी गवाही दी, लेकिन उनके इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए सही एविडेंस ना होने की वजह से शेल पर केवल $15 मिलियन का फाइन लगाकर छोड़ दिया गया। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि फिर इस कंपनी का पर्दाफाश हुआ भी या नहीं? जी हाँ, पर्दाफाश हुआ। दरअसल साल 2011 में 40,000 बैरल्स ऑयल नाइजर रिवर में लीक हो गई और ये नदी के बजाय एक काला दलदल लगने लगा। यहाँ नदी के अंदर रहने वाली सारी मछलियां, जीव और यहाँ तक कि पेड़ पौधे तक भी पूरी तरह बर्बाद हो गए। आसपास के खेत तबाह हो गए और लोगों के पास पीने का साफ पानी तक नहीं बचा। इन सब में सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब इतनी बड़ी तबाही का इल्जाम लेने के बजाय कंपनी ने सारा ब्लेम लोकल नाइजीरियन वर्कर्स पर ही डाल दिया। मतलब लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया और इसमें भी उनकी ही गलती निकाली जा रही थी। फिर कई साल बाद एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें ये साफ कहा गया था कि जो प्रेग्नेंट लेडीज रिवर के 10 किलोमीटर के एरिया में रह रही थी, इस ट्रेजेडी से सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें ही पहुंचा। इन सब रिपोर्ट्स के आने के बाद शेल के खिलाफ पूरे नाइजीरिया में गुस्सा, विरोध और नफरत दिखने लगी। कई लोग तो हथियारों के साथ उनका विरोध करने निकल पड़े। नाइजीरिया में सिविल वॉर की स्थिति सी बन गई। हालांकि कंपनी ने अपनी इज्जत बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार अब शेल को नाइजीरिया से पीछे हटना ही पड़ा। शायद अब नाइजीरिया को इस बर्बादी से छुटकारा मिले, लेकिन ये भुलाया नहीं जा सकता कि कैसे एक कंपनी ने पूरे देश को मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा किया और दुनिया बस चुपचाप तमाशा देखती रही। नाइजीरिया में हुई इतनी बड़ी तबाही पर अब आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द जाहिर होंगे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना भी ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।